सो इस सेशन में हम बात करेंगे डिडक्शंस की विच आर अंडर सेक्शन 57 एंड दे क्वालिफाई टू बी अ पार्ट ऑफ इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। सो जब हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज की बात कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस केस हेड में जो टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे उसमें से कुछ डिडक्शंस अलाउड हैं। वो कौन सी डिडक्शंस हैं? वो डिडक्शंस फॉल करती हैं अंडर सेक्शन 57। सो वो बेसिकली कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो कि हम इस हेड की टैक्सेबल इनकम में से रिड्यूस कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली तो ओवरऑल 4-5 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे डिडक्शंस के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिडक्शंस आउट ऑफ डिविडेंड इनकम और एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज़। इन केसेस में जब हम डिविडेंड इनकम की बात कर रहे हैं या इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात किया था डिविडेंड इनकम इंडियन कंपनी से जो रिसीव होता है वो एग्जम्प्ट है, बट अदरवाइज अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट जो इनकम है हमारी, उनके कॉन्टेक्स्ट में जो बैंक ने कोई कमीशन चार्ज किया या बैंक ने कोई कलेक्शन चार्जेस थे उसके जो बनते थे, अगर वो हमने पे किए कोई बैंक को कलेक्शन करने के लिए या बाय वे ऑफ कमीशन फॉर रियलाइजिंग सच डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, उसको हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। It could be interest on money borrowed for purchasing the shares or securities. It could be by way of commission or remuneration to a banker as collection charges or as commission charges. Similarly, likewise, any other expenditure which is not being in the nature of capital nature, that is, it is not a capital expenditure, and that expenditure has been incurred exclusively for the purpose of earning such dividend income or interest income, that shall also be allowed as a deduction. दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा सेगमेंट हमारा बात करता है कि लेटिंग आउट के फंक्शन से, कि अगर हमने कोई प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी लेट आउट की है, चाहे वो विद बिल्डिंग लेट आउट की है, चाहे विदाउट बिल्डिंग लेट आउट की है, उस केस में हम कुछ एक्सपेंडिचर्स जो हैं, वो डिडक्शन जो हैं, वो हम क्लेम कर सकते हैं आउट ऑफ सच इनकम विच इज़ अर्न्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ सच मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। वो कौन कौन सी डिडक्शन हैं? कोई रिपेयर करवाई अगर हमने बिल्डिंग की, फायर इंश्योरेंस या कोई और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कोई रिपेयर्स मशीनरी की करवाई, प्लांट की करवाई, फर्नीचर की करवाई अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस लिया कोई प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी पे, कोई और डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे, जैसे कि हम सेक्शन 32 में अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पढ़ते थे, और कोई और एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल नेचर का ना हो, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, रूटीन एक्सपेंडिचर हो, अगर वो उस पर्पस वो इनकम अर्न करने के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है तो उसको भी हम एज अ डिडक्शन अलाउड कर देंगे, इस इनकम में से माइनस करेंगे। देन अगर हम फैमिली पेंशन की बात करें, एक तो पेंशन जो है वो एम्प्लॉय को खुद मिल रही है, वो किस में जाती है? सैलरीज के अंदर। और अगर फैमिली को पेंशन मिलती है आफ्टर द डिमाइस ऑफ एम्प्लॉय तो वो किस में आएगी? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। जब हम फैमिली पेंशन की बात करें उस केस में एक लमसम हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है 1/3 ऑफ सच पेंशन और ₹50,000, इन दोनों में से जो अमाउंट कम हो उसको हम एक आउटराइट सीधा ही डिडक्शन, चाहे वो एक्सपेंडिचर किया है चाहे नहीं किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन मीन्स कि चाहे वो आपने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर करा या नहीं करा, 1/3 अमाउंट जो है पेंशन का वो आप सीधा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, या 15,000। अगर 1/3 अमाउंट कम है तो वो या 15,000, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उसको एज ए डिडक्शन आउट ऑफ सच फैमिली पेंशन आप क्लेम कर सकते हो। देन कोई और एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, इन 3 हेड्स के अलावा भी कोई और तरह का एक्सपेंडिचर हो जिसमें से जिसको हम एज ए डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, उस केस में कुछ परक्विजिट्स हैं, कुछ प्री रिक्विजिट्स। उस केस में कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले वो जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली वो उस इनकम को अर्न करने के कॉन्टेक्स्ट में ही खर्च किया गया हो। सेकेंडली, वो जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो, मतलब कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। तीसरा, वो एक्सपेंडिचर पर्सनल एक्सपेंडिचर ना हो, जैसे कि वो कोई पर्सनल एक्सपेंस ना इनकर किया गया हो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, पर वो उस इनकम को अर्न करने के लिए एक्सपेंडिचर किया गया हो और वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में ही किया गया हो। अब कुछ डिडक्शंस हैं जो कि एक्सप्रेसली डिसअलाउड हैं, जो कि अलाउड नहीं हैं। वो कौन सी हैं? वो इन्हीं में से फ्लो करेंगी जो अभी हमने कंडीशंस की, जैसे कि पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए एसएससी के, वो हम एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते आउट ऑफ सच इनकम। कोई इंटरेस्ट इनकम पे की है आउटसाइड इंडिया और जिस पे टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो उसको भी हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते अगर उस इंटरेस्ट पेमेंट पे हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो।
सिमिलरली कोई सैलरीज पे की हैं आउटसाइड इंडिया और उस पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो उसको भी हम एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। कोई और एक्सपेंडिचर सेक्शन 48 के अंदर लाइक कोई एक्सेस पेमेंट कर, फॉर एग्जांपल कोई और एक्सपेंडिचर कर दिया, जैसे कि एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव्स अंडर सेक्शन 48(2), या कैश पेमेंट कर दी 20,000 से ज़्यादा जो हमने 48(3) के अंदर करी थी, जो कि अब 10,000 थी। सो उस केस में भी हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। देन कोई इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स पे किया है तो उसको डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, लोकल टैक्सेस पे किए हैं तो उसको डिडक्शन ज़रूर क्लेम किया जा सकता है। देन कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है, अलाउंस है, जो कि कैजुअल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, एंटरटेनमेंट, गेम शो, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, उन केसेस में अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो अलाउड नहीं है चार्ज करना। इन कैजुअल इनकम्स में से कभी कोई एक्सपेंडिचर चार्ज करना अलाउड नहीं है। टॉप डिडक्शंस की अगर हम सेगमेंट की बात करें अंडर सेक्शन 57, सो कोई भी एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन अलाउड नहीं है किन केसेस में, आउट ऑफ कैजुअल इनकम, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस एंड सो ऑन। देन इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम के केस में बैंक कमीशन या कलेक्शन चार्जेस अलाउड हैं डिडक्शन। अगर कोई लोन लिया है एक्वायर करने के लिए एसेट, तो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उस पर अलाउड है डिडक्शंस। फैमिली पेंशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है एट द रेट ऑफ 1/3 एग्जैक्ट अमाउंट या ₹50,000, दोनों में से जो भी कम हो। और डेप्रिसिएशन अलाउड है, रिपेयर एक्सपेंसेस, कोई फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, लोकल टैक्सेस पे किए हैं लाइक म्यूनिसिपल टैक्सेस विद और विदाउट बिल्डिंग, वो अलाउड हैं। कोई अमाउंट पे किया गया है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई के द्वारा फॉर एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और ईएसआई अथॉरिटीज़ के लिए, ईएसआई फंड के लिए, और वो अमाउंट ड्यू डेट तक अगर एम्प्लॉयर ने उस अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में या ईएस अकाउंट में जमा नहीं करवाया, तो वो उसकी इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज में क्वालिफाई होगा। तो देन अगर और कोई एक्सपेंडिचर की बात करें जो कि पर्सनल और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो डिडक्शन उसके लिए अलाउ की जा सकती है। अदरवाइज अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है या पर्सनल एक्सपेंडिचर है, उसमें डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। अब अगर हम ओवरऑल हम इस इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज को एक छोटी सी इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करें, तो एक पर्टिकुलर्स गिवन है ऑफ इनकम ऑफ मिस दीक्षा। सो डिविडेंड इनकम ऑन की है इंडियन कंपनी से 11,000, लॉटरी जीती है 70,000, कार्ड गेम से ग्रॉस अमाउंट मिला है 25,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है 14,000 और फैमिली पेंशन है 42,600। और फॉर अर्निंग सच इनकम्स शी ऑल्सो इनकर्ड सर्टन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट पे किया, अमाउंट जो बोरो किया था फॉर परचेजिंग शेयर्स 7,000 रुपीज़, बैंक को कलेक्शन चार्जेस पे किए इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट इनकम ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट द रेट ऑफ 2.5% on the amount of interest income that is being received, that is ₹14,000। एंड फाइनली जो लॉटरी की टिकट जिस पे लॉटरी जीती है वो उसका 500 रुपये लॉटरी की टिकट पे खर्च किया। सो अगर हम बात करें इनकम अंडर द अदर सोर्सेज, तो कैसे कंप्यूट करेंगे? डिविडेंड इनकम जो कि हमें पता है इन कंपनी की वो एग्जम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है, सो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो 14,000 हमारी इनकम है, उसमें से हम कलेक्शन चार्जेस जो कि 2.5% है, जो कि बैंक को कलेक्शन चार्जेस हमने पे किए हैं, वो माइनस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट 13,650 जो है हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा। देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी की बात करें तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में बात करी थी, उसको हम करते हैं ग्रॉस अप। सो ग्रॉस अप के लिए अमाउंट 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टीडीएस, और टीडीएस इस केस में होता है 30%। सो 100 डिवाइडेड बाय 70, उसको हमने ग्रॉस अप किया तो टोटल हमारे पास जो ग्रॉस अमाउंट विनिंग फ्रॉम लॉटरी आ गया, इंक्लूडिंग टीडीएस अमाउंट जो डिडक्ट हुआ है वो है 1 लाख, वो हम ऐड करेंगे अपनी इनकम में, नॉट 70,000। देन कॉस्ट ऑफ टिकट्स की अगर हम बात करें, जो 500 रुपीज़ हमने लॉटरी की टिकट परचेज की, उसको हमने डिडक्शन अलाउड नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि कैजुअल इनकम में से विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, इन केसेस में कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है चार्ज करना। ठीक है, सो हमने टिकट के चार्जेस जो हैं वो इसमें से डिडक्ट नहीं कर सकते। देन कार्ड गेम्स की बात करें तो हमें ग्रॉस अमाउंट गिवन था स्टेटमेंट में, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स ग्रॉस अमाउंट, वो एग्जैक्ट हमने लिख लिया। विनिंग फ्रॉम लॉटरी के केस में ग्रॉस अमाउंट नहीं था तो उसकी ग्रॉस
ग्रॉस अप किया गया। देन फैमिली पेंशन हमें इतनी मिली है और उसमें से हमने जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 1/3 अमाउंट उसका डिडक्ट कर लिया और 15,000 दोनों में से 1/3 अमाउंट कम बनता है 8200, सो उसको डिडक्ट कर लिया और रिमेनिंग अमाउंट 16,400 हमारा जो है फैमिली पेंशन जो है वो हमारी इनकम में ऐड होगी। सो ओवरऑल अगर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐड होगा, बट कलेक्शन चार्जेस माइनस करने के बाद वो डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन 57। विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो था उसको ग्रॉसअप अमाउंट हम ऐड करेंगे, जो नेट अमाउंट मिला है उसको नहीं, उसके साथ जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको भी मिलाकर ओवरऑल अमाउंट ऐड करेंगे। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स हमें क्वेश्चन में ही ग्रॉस अमाउंट गिवन है, सो उसको एज इट इज लिख लिया। और फैमिली पेंशन की बात करें तो उस केस में जो अमाउंट था उसका 1/3 अमाउंट या 15,000 दोनों में से जो अमाउंट हो कम हो वो माइनस कर लेंगे ओवरऑल जो फैमिली पेंशन मिली है उसमें से, और जो रिमेनिंग नेट अमाउंट होगा वो हम इनकम में शो कर देंगे। सो ओवरऑल अगर हम बात करें इस फ्रेमवर्क से तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन सब वैल्यूज को ऐड करके ओवरऑल 1,55,050 रुपीज जो है ओवरऑल मिस दीक्षा की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो टोटल अमाउंट बनता है।